हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर में। फ्रेंड्स, ये सीटेट प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि इसकी परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और फटाफट इसका हम लोग रिवीजन करना प्रारंभ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। तो उसको किस चीज़ की चिंता लगी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। सबसे बड़ा टेंशन इस चीज़ का रहता है कि जो प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है उसका जो प्रश्न पत्र है उसमें सभी प्रकार के जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसके प्रश्न शामिल हैं कि नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस समय एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं फटाफट वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रश्न पढ़ रहा हूँ और उसका आंसर दे दे रहा हूँ। यदि आपको पूरे ऑप्शन को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो फ्रेंड्स, विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वो मुख्य रूप से ये बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की दक्षताओं क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक होते हैं अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो वाइगोत्स्की हैं ये बच्चों के सीखने में मुख्य रूप से सामाजिकता पर वो क्या करते हैं? बल देते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। प्रश्न संख्या 7, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर ये आधारित है कि वो प्रश्न का उत्तर स्वयं न देकर के वो बच्चों से उसका उत्तर निकलवाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर बच्चों से प्रश्न का उत्तर पूछा जाए तो बच्चे उसमें एक्टिव रहेंगे, अपनी सहभागिता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है, ये पूरा हूबहू परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ठीक है, तो कौन सा कारक है उसको हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु में प्रवीणता। ओके, अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है? यह लड़कियों को अगर यदि वरीयता दिया जा रहा है तो वहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है यदि लड़कियों को ज़्यादा इसमें वरीयता दिया जाता है तो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इस पे फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अपने विवेक से काम कीजिए। अगर नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो इस प्रश्न का जो सबसे बड़ा आंसर होता है उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। 110% मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जाहिर सी बात है कि जब बच्चा फेल हो जाएगा तो हमारी व्यवस्था फेल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 की व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य सीधे सीधे है कि व्यवस्था फेल हुई है। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है मित्र? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो कैसा हो सकता है? वो हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ये हो सकता है शिक्षण से अधिगम पर बल देना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर कह रहा है समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला, सत्य या असत्य? ये वस्तुनिष्ठ जो होगा ये होगा आपका सत्य या असत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता जो है ऑप्शन नंबर 1, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहल वर्ग ने जो अपना विचार दिया है तो वो किस प्रकार से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है एक शिक्षक? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके उनके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। प्रश्न संख्या 18, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल क्या करें? सीख सकें, इसलिए ऐसा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, शिक्षक को बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां
किसकी ओर संकेत करती हैं? यहाँ पे डैश है, कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण ऑप्शन नंबर 3 समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता ही वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है क्या? मानव व्यक्तित्व। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, आइए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो ये क्या है? आनुभाविक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, मान लीजिए जब कोई बच्चा है, कार्य कर रहा है, अपना होमवर्क गृह कार्य बना रहा है या पढ़ते समय अगर वो उब रहा है तो किसकी ओर संकेत करता है ये? ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है, रिपीट होने लगता है, तो बच्चे बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। आप जानते होंगे कि सभी प्रकार के बच्चों का जो विकास दर है वो समान नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, मानव विकास को इन्हीं 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक होते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है दोस्त, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर होगा यह उपागम ऑप्शन नंबर ए ज्ञान के निर्माण में या ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्त, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। प्रश्न को ध्यान से देखें, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? वो रोता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय।